नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है गोली खा रही मजदूरी, पलायन की मजबूरी। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की गोलियों ने छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। सारंगढ़ और सक्ती के 2 मजदूर जो बेहतर कमाई के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर गए थे, आतंक की गोलियों का शिकार बन गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। लेकिन इस दर्दनाक घटना के बीच अब सियासत का केंद्र बन गया है पलायन और रोजगार। आखिर छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूर हर साल दूसरे राज्यों का रुख क्यों करते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों की गोलियों ने छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ और सक्ती के रहने वाले 2 मजदूर जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन परिवार की बेहतरी के सपने बुनने वाले मजदूर आतंक का शिकार हो गए। गांव में मातम पसरा है, पूरे प्रदेश में शोक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है और भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस दर्दनाक घटना के साथ एक पुराना सवाल फिर सामने आ खड़ा हुआ है। अगर प्रदेश में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं, तो हर साल लाखों मजदूर रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं? आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से हर साल 10 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं। रोजगार या मजबूरी, पलायन क्यों जरूरी? छत्तीसगढ़ में पलायन एक बड़ी समस्या। हर साल 10 लाख से ज्यादा मजदूर करते हैं पलायन। ग्रामीण इलाकों में लगभग 24,000 लोग 6 महीने में पंजीकृत। बस्तर संभाग में करीब 1,91,000 युवा बेरोजगार। जांजगीर चांपा जिले से होता है सबसे ज्यादा पलायन। महासमुंद, बिलासपुर से भी सबसे ज्यादा लोग जाते हैं बाहर। दूसरे राज्यों में तुरंत और ज्यादा मेहनताना मिलने का दावा। गांव में आजीविका के पूरे साधन न होना बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ में पलायन एक बड़ी समस्या रही है और अब आतंकी हमले के बाद प्रदेश में पलायन और रोजगार को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाया कि अगर रोजगार की कमी नहीं है तो मजदूरों को घर छोड़ने की नौबत क्यों आती है? अब छत्तीसगढ़ के मजदूर का कश्मीर में गोली मारा जाना आतंकवादियों द्वारा, ये केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, दोनों सरकार के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा बंद करने के बाद और सरकार के पास कोई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करने के लिए कोई योजना है नहीं, जिससे मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। इस मसले पर प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था है, लेकिन अधिक कमाई की उम्मीद में लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। अब बीबी राम जी से काम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चश्मा बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण विकास योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास और अन्य परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। चल रहे हैं। पलायन के स्थिति ज्यादा कमाने वगैरह के चक्कर में मजदूर जाते हैं, अब उसको रोका नहीं जा सकता। बाकी सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में काम की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग, फैक्ट्री, धंधा चल रहा है। यहाँ के लोग खुद ही मजदूर खोजते हैं, यहाँ के लोग खुद बाहर से लाते हैं। तो मेरा अपील है छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ में ही काम करें, बाहर काम करने ना जाएं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने तो हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहां पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने निशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक। आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। एक तरफ परिवार अपनों को खोने का गम झेल रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार और पलायन पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल यह भी है कि रोटी की तलाश में आखिर कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है।
कुलगाम का आतंकी हमला सिर्फ 2 परिवारों का दर्द नहीं, बल्कि उस हकीकत का आईना भी है जहां बेहतर जिंदगी की तलाश में हजारों मजदूर हर साल अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं। अब इंतजार होगा कि इस घटना के बाद पलायन और रोजगार पर क्या कोई ठोस समाधान निकलेगा या फिर ये मुद्दा भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में सिमट कर रह जाएगा। तो पलायन पर बयानों की बौछार आ गई, लेकिन समस्या का समाधान आखिर कब निकलेगा, ये सवाल है। लेकिन बंसल न्यूज के इसके अलावा भी कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या मजदूरों की जान जाने की एक वजह राज्य की बेरोजगारी भी है? सवाल तो यह भी कि इतने साल बाद भी आखिर छत्तीसगढ़ से पलायन क्यों नहीं रुक पाया, और आखिर पलायन कभी भी राज्य में मुख्य मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? अब चूंकि मजदूरों की मौत हो गई तो बयान आने लगे, वरना इस पर कभी कोई बात क्यों नहीं करता? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। सबसे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। पांडे जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय नारायण जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। शर्मा जी, ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ईंट भट्टे नहीं है, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या ऐसी परेशानियां हैं कि हमारे प्रदेश का मजदूर यहां रुककर काम नहीं कर पा रहा और उसे 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, जहां वो इतने बड़े हमले का शिकार हो गया? शुभांगी, जो सवाल आप उठा रही है पूरे चिंतन का कारण है। इसको नकारना नहीं चाहिए कि हमारे पास सभी योजनाएं हैं या ज्यादा पैसे की लालच में जो बाहर जाते हैं। कैसे हो सकता है कि वो एक गरीब परिवार जिसको गांव में रोजगार मिलता हो वो इतने दूर जाके रोजगार की तलाश में जाए? ये विचार करना। आपके पास सरकार के पास योजनाएं हैं। वीबी जी राम जी योजना आपने लागू कर दी है। आप कृषक मजदूर जो है उनको 10,000 रुपये साल में देने की बात कर रहे हैं। महतारी वंदन की राशि दे रहे हैं। इसके क्रियान्वयन में क्या कमियां हैं? क्या ये जो मजदूर मरे हैं उनकी पत्नियों को महतारी वंदन की राशि मिल रही है? वीबी जी राम जी योजना में इनको रोजगार क्यों नहीं मिला? अब मैं बार बार कहता हूँ, नीति और नियत सरकार की ठीक है, क्रियान्वयन में जो कमी है ये एक चिंतन का समय है जिसमें आप चिंतन कीजिए। और जो उद्योगों की बात करें, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से उद्योग हैं, खनिज संसाधन से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ है। इसका दोहन सही ढंग से क्या स्थानीय युवाओं के लिए नहीं हो रहा है? बाहर के मजदूर क्यों लाने की बात खुद उद्योग मंत्री कह रहे हैं, तो बाहर के मजदूर क्यों ला रहे हैं? कि आपके पास कोई आंकड़े हैं कि स्थानीय कितने हैं, बाहरी कितने हैं? आपके पास प्रशिक्षित मजदूर नहीं है, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, आईटीआई की आप पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं, उद्योगों पर दबाव नहीं कर पा रहे हैं कि आप पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए स्थानीय युवाओं को। यही बात तो महत्वपूर्ण है। इसी सब के लिए विचार का समय है। इसको केवल निगलेक्ट कर देना कि पैसे की लालच में वहां गए और वहां मारे गए, हिंदू बताकर जो हत्या की गई है, राष्ट्रीय सोच का विषय है। लेकिन पलायन और रोजगार जो है छत्तीसगढ़ में, आपको याद होगा कि भोपाल में 1984 में जब गैस कांड हुआ था तब भी छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में मजदूर मारे गए थे। उस समय और आज की स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, ये चिंतन सरकार को भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है निशिकांत पांडे जी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल आपसे यही, 25 साल का हो गया है छत्तीसगढ़, युवा अवस्था में है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो सालों से चली आ रही है। अगर हर साल 10 लाख मजदूर जा रहे हैं बाहर तो ये चिंता का विषय है। भले ही योजनाएं तमाम हो, लेकिन क्रियान्वयन सही ढंग से क्या नहीं हो पा रहा? और अगर हम ये कहें कि वो ज्यादा मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं तो इस पर हमें भी कुछ करना चाहिए, जानना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि ऐसा क्या हम दे सकते हैं कि हमारा मजदूर हमारे पास ही रहे। बिल्कुल शुभांगी जी, बिल्कुल होना चाहिए और उस दिशा में प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से योग्यता को और आगे बढ़ाने का प्रयास, स्किल डेवलप करने का प्रयास हमारी प्रदेश की सरकार कर रही है, यही मुख्य कारण है इसका। और खुद यहाँ पे रायपुर, नया रायपुर में हो या सुदूर वनांचल की बात कर ले, बस्तर में हम प्लांट लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विषय ये है कि अगर पलायन हो रही है तो एक बात तो पहले कांग्रेस सरकार से पूछनी पड़ेगी हमें कि 0.1% का आंकड़ा किसके मुंह पे मारते थे, आपके और हमारे मुंह पे, कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं है तो फिर बेरोजगार की बात कैसे कर रहे हैं? लेकिन हमारा इंटेंट है, वास्तविकता यह है कि योग्यता के साथ उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम हमारी प्रदेश की सरकार कर रही, चाहे खेल में हो, चाहे स्किल में हो, हर दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है? ये जो घटना हुई है बहुत बेहद ही दुखद और ऐसी घटना है जो सीधा राष्ट्र पे आक्रमण है, राष्ट्र की अस्मिता पे आक्रमण है। और जब धर्म पूछ के, जाति पूछ के, नाम पूछ के मारा जा रहा है तो ये वास्तविकता है। लेकिन जिस प्रकार से देश की सरकार ने उनको पहले भी धूल चटाया, घर में घुस के हमने मारा, सिंधु जल समझौता को कैंसिल किया,
लेकिन ऐसे दुश्मन को पाल के रखा गया पिछले 7 दशकों से, जो अभी भी नहीं सुधर रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है इन 2 लोगों के बदले में 100 लोगों की कुर्बानी देनी होगी पाकिस्तान को। लेकिन जो पलायन की बात कर रहे हैं आप, वास्तविकता से आपको परे हट के बात करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता है कि पलायन लोग कर रहे हैं, वो चॉइस है, उसको आप मतलब उसको फोर्सफुली रोक नहीं सकते। हम जॉब क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज नया रायपुर हर तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रोडक्शन यूनिट लग रहे हैं, सेमीकंडक्टर का काम चल रहा है, सोलर में बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो हमारा मक्का है, मक्का का प्रोसेसिंग बहुत बड़ा बन रहा है। अबूझ मार में दो बातें कही, निर्माण कर रहे हैं। मैं उन्हें ही अंडरलाइन करूंगी। पहली बात तो ये कि जो आतंकी हमला हुआ, निश्चित तौर पर वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उस पर हम कोई बहस नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद आपने कहा कि ये पर्सनल चॉइस है। चॉइस इंसान की घर छोड़ने की अगर है तो निश्चित तौर पर घर में कुछ कमी है जो उसको घर छोड़कर, परिवार छोड़कर जाना पड़ रहा है। देखिए, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप लेते हैं वो अलग विषय है। पलायन, बाकी सारे लोग पलायन कर चुके छत्तीसगढ़ से, ऐसा प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं। दूसरा, जब बेरोजगारी दर 0.1% बताते थे आप, तो किसकी नौकरी और कौन सा फैक्ट्री हमने बंद कर दिया प्रदेश में जिससे बेरोजगार हो गए लोग। विषय यह है कि एक झूठी सरकार और एक सच्ची सरकार। झूठी सरकार झूठी आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से कहीं जाके बाहर रोजी रोटी के लिए जाता है तो उस पर एक सरकार या कोई एजेंसी कैसे फोर्स कर सकती है कि आप यहां रहो। लेकिन क्या बाकी लोग जो यहां रोजगार पे काम कर रहे हैं, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े हैं? एक ऐसे उदाहरण आपको दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में मिल रहे हैं कि खुद शिक्षित होकर, प्रशिक्षित होकर दूसरों को रोजगार देने का काम हमारे प्रदेश के युवा कर रहे हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ में एक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ चुका है छत्तीसगढ़। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए इन्हीं युवाओं के हाथों में वो संकल्पित मन हो कि वो अपने हाथ से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े और स्वरोजगार से लोगों को रोजगार दे, रोजगार सृजनकर्ता बनाने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि आगे बढ़ने के लिए, स्वरोजगार के लिए निश्चित तौर पर कई तरह की योजनाएं भी आई हैं, कई तरह के काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी निवेश आ रहा है, नए फैक्ट्रीज, नए प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, इसी बात पर मैं आगे बढ़ूंगी। इस बात पर मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन फिर सवाल वही आता है कि अगर मजदूर घर छोड़ते हैं तो कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती होगी। अभय नारायण जी, क्या कहेंगे इस पर? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, तो भांगी जी, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रहता हूं जब डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, कितना भी गंभीर मुद्दा हो, केवल सरकारों की तुलना करने में लग जाते हैं। 25 साल का छत्तीसगढ़ कहाँ पहुंच गया है? 25 साल के छत्तीसगढ़, युवा छत्तीसगढ़ से पलायन क्यों हो रहा है? और सुरक्षा की गारंटी किसकी थी? पूरे देश की सरकार किसके हाथ में है और किसको सुरक्षा करनी? निशिकांत जी, जरा सुनिए, धैर्य रखिए। मैंने बहुत सारी बातें धैर्य पूर्वक आपकी सुनी, पानी पी के आराम से सुनिए आप। तो इन बातों का जवाब देने के बजाय सबसे पहले मैं आपको, दोनों मजदूरों को, जो हमारे शक्ति के भाई हैं, छत्तीसगढ़िया हमारे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो सिर्फ इसलिए मारे गए कि सनातन धर्म की सरकार में, सनातन को प्राथमिकता देने वाली सरकार में हिंदू होने के कारण, सनातनी होने के कारण मारे गए। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ कि ये सरकार उनको बचा नहीं सकी। आपने श्रद्धांजलि दी, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इस डिबेट का ना विषय बदलना नहीं चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, हम अगर पलायन और रोजगार पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ना मैं यहाँ पर सनातन धर्म को लाना चाहती हूँ, ना आतंकियों के किए गए कृत्य में मैं कोई जस्टिफिकेशन चाहती हूँ। शुभांगी जी, 2 लोग मरे हैं, हमारे भाई मरे हैं, छत्तीसगढ़िया मरे हैं। अभी 6 महीना पहले केरल में मरे थे, तब भी मुआवजा की घोषणा करके सरकार घर बैठ गई। आज फिर मुआवजा की घोषणा होगी, फिर श्रद्धांजलि होगी और फिर सरकार घर बैठ जाएगी। मेरे लिए पलायन है, बेरोजगारी तो मुद्दा है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे 2 भाई मरे हैं, उसके लिए क्या भाषण सुनूंगा मैं? अभय नारायण जी, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप भाषण दीजिए, मैं कह रही हूँ मैं इसी मुद्दे पे बात करने आपके साथ बैठी हूँ। मेरी बात सुनिए, नक्सल मुक्त खत्म, पलायन रोजगार पर मेरी डिबेट का आज का मुद्दा यही है। आप जिस बात, मैं आता हूँ पलायन पे, जी उसी पर बात करें जी। अब मैं आता हूँ पलायन पे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये उम्मीद जगी थी जी, मैं आऊंगी आपके पास। अभय नारायण भांगी जी, छत्तीसगढ़ जब बना, माननीय स्वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हम सब
अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस कारण से इस प्रदेश को बनाया, और हम सब खुश हुए क्योंकि छत्तीसगढ़ की मांग थी, पूरी हुई। तो यही था कि यहाँ स्वरोजगार उत्पन्न होगा, यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और बाहर के लोग रोजगार के अवसर तलाशने छत्तीसगढ़ में कम आएंगे, अब हम लोग को रोजगार मिलेगा। पलायन मुद्दा नहीं बन पाया, ये राजनीतिक विफलता है, राजनीतिक दल के होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हम पलायन पे बात नहीं करते, हम पलायन की चिंता नहीं करते, और कांग्रेस ने पलायन के लिए काम नहीं किया। ये तीनों बातों को मैं नहीं मानता। 5 साल की भूपेश सरकार कैसे रोजगार, अभी 0.1 का बेरोजगारी का बात हमारे बड़े भाई कर रहे थे, कैसे रोजगार दूर हुआ था। गोठान में हमने रोजगार दिया, स्व सहायता समूह में हमने रोजगार दिया, कृषि के क्षेत्र में हमने रोजगार दिया, अपने रोजगार चालू करने के लिए स्टार्टअप हमने प्रारंभ किए, रीपा और ईपा हमने चालू किया। भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं और रोजगार की गारंटियों को अगर जिंदा रखा गया होता, अरे भ्रष्टाचार था तो आप हटा देते, आप तो डबल भ्रष्टाचार कर रहे हो, वो अलग मुद्दा है, आज का विषय नहीं है। लेकिन उन योजनाओं को अगर आप चलाते तो आज रोजगार सृजन होता। और जितनी इंडस्ट्री, अभी के शर्मा जी ने बात कही, अगर आप इंडस्ट्री का परमिशन देते हैं, उसको जिस दिन आप जमीन देते हैं, जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन चालू करता है, 4 साल के बाद रोजगार देगा। उन 4 सालों में क्या क्या उसको लगेगा, कितने इलेक्ट्रिक के मैन लगेंगे, कितने फिटर लगेंगे, कितने ITI वाले लगेंगे, कितने इंजीनियरिंग वाले लगेंगे, उनको लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तय होना चाहिए। आपसे सरकार करे, इन 2 भाइयों के मौत के सरकार चालू कर दे कि श्रद्धांजलि यही है कि हम आज से चालू कर रहे हैं, हम स्वागत करेंगे। आपकी बात, आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपने ये भी बताया कि आपकी सरकार ने क्या प्रयास किए पलायन के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं अभय नारायण जी कि उन 5 सालों के लिए मजदूर घर आ गए थे और फिर चले गए। पलायन तो लगातार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। ये आप नहीं कह सकते कि हमने ये सब किया। पलायन के और आज के आंकड़े निकाल लीजिए, ये मनरेगा बंद होने के बाद से मजदूरों में हताशा हो गई है। आंकड़ों से बेहतर होगा कि मैं बीजेपी से इस पर जवाब ले लूं। निशिकांत जी एक सेकंड और शुभांगी जी, एक सेकंड। शुभांगी जी, जो मनरेगा बंद होने के बाद जल्दी अभय नारायण जी, राम चालू नहीं होना पलायन का सबसे बड़ा कारण वर्तमान में है। चलिए ठीक है, निशिकांत जी। शुभांगी जी, भाई ने कहा कि सरकार किसकी है, जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है, पता नहीं है आपको। दूसरा, 3100 रुपया किसानों को मिल रहा है, इससे ज्यादा कहीं पे भी समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आप पलायन की बात कर रहे हैं ना, एक मुश्त दिया जा रहा है, रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, लाइवलीहुड के माध्यम से लगातार लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। आपने उसको दिल्ली बना दिया है। नारायण जी सुन लीजिए, वरना बेफिजूल में बहस कहीं और जाएगी। सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। निशिकांत जी। अभय नारायण जी, आपको सिर्फ दोष देना है, जम्मू कश्मीर में आप सरकार में बैठे हैं, लेकिन 3100 रुपया समर्थन मूल्य हमारी प्रदेश की सरकार दे रही है, कहीं किसी प्रदेश में नहीं मिलता। तो जिस प्रकार से युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, हर लोगों को स्किल भी किया जा रहा है लाइवलीहुड के माध्यम से, आपकी सरकार में 1 साल भी ये सुनने को नहीं मिला था। अभी आपने कहा कि हम वो बढ़ा रहे हैं, महिलाओं का रोजगार बढ़ा, महिलाओं का रोजगार आपने छीना था स्व सहायता समूह के माध्यम से। आपने डायरेक्ट अपने कंपनियों को, अपने दलालों को काम दिया था स्व सहायता समूह के काम को छीनकर। ये हमारी सरकार है कि हम उनको काम भी दे रहे हैं। लखपति दीदी की दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, PM आवास बना रहे हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचा रहे। हर दिशा में प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। लाल आतंक से बस्तर मुक्त हुआ, वहां देखिए जब बस्तर पंडुम होता है, कितने लाखों लाख युवा वहां पे प्रदर्शन अपना करते हैं खेलों के माध्यम से और अपने सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से। ये दर्शाता है कि हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कितनी एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रही है। विषय आता है रोजगार सृजन का। रोजगार सृजन होगा कैसे? जब आप भ्रष्टाचार करेंगे रोजगार का सृजन होगा। 5 साल के विनाश के कालखंड में एक फैक्ट्री आपने स्टेब्लिश की। आप जरूर बता के जाइएगा अभय नारायण जी कि किस प्रकार से 0.1% का आंकड़ा आपने दिया था। हमारी सरकार नया रायपुर को प्रोडक्शन हब बनाने जा रही है, सोलर के माध्यम से, चाहे सेमीकंडक्टर के माध्यम से, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट के माध्यम से, हर दिशा में प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आपको आरोप लगाना है, यह मंशा है, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे जो प्रहार करेगा उसको जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन शुभांगी जी, बहुत दुख से एक बात कह रहा हूं, जब हमारी सरकार और सेना जब जवाब देगी इसका, यही कांग्रेस पार्टी उनके साथ, उन पाकिस्तानियों के साथ खड़ी होके हमसे प्रश्न पूछेगी कितने रफाल गिरे थे।
कितने पेड़ गिरे थे, कितने लोगों को मारा, क्या सबूत है सर्जिकल स्ट्राइक का, क्या सबूत है एयर स्ट्राइक का? यही कांग्रेसी आपके मुंह पे और हमारे मुंह पे ये प्रश्न दागेंगे। लेकिन सेना की पुरुषार्थ पे भरोसा है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। और रही बात शुभांगी जी रोजगार की, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये मैं स्वीकार करते हुए कहता हूं। प्रदेश की सरकार ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। प्रदेश के युवाओं, देश की सेना, देश के जवान, उन पर हम सबको भरोसा है, और अगर जिन्हें नहीं है उन्हें होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। इस मुद्दे पर इस तरह से बहस मैं नहीं करना चाहती हूं। बार बार ये मुद्दा इसलिए आ जा रहा है क्योंकि आतंकियों से जुड़ा ये मामला है। लेकिन के शर्मा जी, मेरा सवाल अब ये है, जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रयास चल रहे हैं, आपने भी कहा कि क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। एक बेरोजगारी मुद्दा हो सकता था, रोजगार के नए अवसर बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन एक शब्द आता है बेहतर रोजगार, जिसकी तलाश में बाहर जा रहे हैं। इसके लिए क्या विकल्प है हमारे पास कि हमारा मजदूर हमारे प्रदेश में बना रहे, वो इतने दूर ना जाए? क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, कई मजदूर साउथ में जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बच्चे शिकार हो जाते हैं, युवा शिकार हो जाते हैं, युवतियों को कहीं और बंधक बना लिया जाता है, जबरदस्ती काम कराया जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। निश्चित रूप से ये लड़कियों को ले जाने का भी मामला छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आता है। अलग अलग जिले से मामले सामने आते हैं, सरकार उनको वापस लाने की कोशिश करती है। मैं कहता हूं कि तमाम प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन ये आत्मचिंतन का समय है अभी कि आपकी योजनाओं में क्या कमियां है कि 2 मजदूर हमारे कश्मीर जाके मारे गए। इस पर चिंतन होना चाहिए। जो चीज मैं बोल रहा हूँ, जो योजनाएं आपके लागू, उनको लाभ क्यों नहीं मिला? आप जांच तो कराइए वहां पे अधिकारियों को भेज करके, किन किन योजनाओं का लाभ इनको क्यों नहीं मिला। ऐसे कितने मजदूर है जिनको नाम नहीं मिल रहा है, और अधिक पैसा के लालच देके वहां जो शोषण होता है, ऐसे ठेकेदारों का आपके पास कोई कार्रवाई का है क्या, जो मानव संसाधन के नाम पर इनको मजदूरों को ले जाते हैं रोजगार के नाम पर, और वहां शोषण का शिकार होते हैं? इनके खिलाफ नकेल कसने की कोई व्यवस्था है क्या? दूसरी चीज, इनके मजदूरों के पंजीयन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में कई सरकार बार बार समय समय पर करते रहती है कि हमारे पास गांव से कोई जाएगा तो सरपंच के बता के जाएगा, ये पूरी जानकारी कहाँ जाएगा, ये जानकारी होगी। तो इसके बावजूद आपके पास आंकड़े क्यों नहीं है कि कितने लोग पलायन कर चुके हैं, और उतने लोगों को ला के इन योजनाओं का लाभ बता करके, प्रशिक्षण के माध्यम से, पढ़े लिखे नहीं है तो ग्रामीण रोजगार के अवसर जो आपके पास है उनको उपलब्ध कराए। एक चिंतन तो कीजिए, एक जांच तो कीजिए, कहीं कोई कमी है तो उसको दूर कीजिए। केवल इतनी सी बात है, इतनी बड़ी घटना राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से आज भी पलायन क्यों हो रहा है, इस पर जवाब तो सरकार को देना ही होगा। जी बिल्कुल सही बात है। निशिकांत जी, क्या जवाब देंगे इस पर आप? समय मेरे पास बहुत कम बचा है। शुभांगी जी, पूरे देश में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, हर जगह आप तेजी से काम देख रहे हैं। बिना रोजगार सृजन के ये संभव है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे पूरे दुनिया में भारत है। कार मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पे पूरे दुनिया में भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में पहले नंबर पे भारत है। ये क्या बिना रोजगार सृजन के संभव है? रोजगार दिया जा रहा है, बहुत तेजी से दिया जा रहा है। लेकिन और छत्तीसगढ़ में सुदूर वनांचल में, खास करके बस्तर में जिस प्रकार से लाल आतंक का घेरा था, अब वह हटा है तो वहां भी अंधेरा छटा है तो सूरज खिलेगा, कमल निकलेगा। और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में हमारी सरकार पहला काम कर रही है कि उनको प्रशिक्षित, स्किल करने का प्रयास कर रही है लाइवलीहुड के माध्यम से। चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे एसी टेक्नीशियन हो, गाड़ी मैकेनिक हो, और जो भी उनके ऑब्जेक्ट है, जो उनके विषय होंगे, उनमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और कई युवा दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। ये सुदूर वनांचल की बात मैं कह रहा हूं, धरातल की बात करो। कांग्रेस पार्टी धरातल पे नहीं है, इसलिए शायद उनको नहीं दिख रहा है। लेकिन रोजगार का सृजन भी किया जा रहा है हर चीज पे, चाहे वो मतलब शिक्षित हो या ना हो। विकसित भारत जी राम जी की जो बात हम कर रहे हैं उसमें भी तो यही है कि अगर शिक्षित है तो अलग काम, और शिक्षित नहीं है तो अलग काम। तो यही दिशा में तो केंद्र की सरकार और राष्ट्र की सरकार प्रयास कर रही है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, एक आना पैसा नहीं दी कब? 2023 के मार्च के बाद। वो भी कितने युवाओं को? 10 लाख युवाओं को देने की बात की थी तब, जब 0.1% का आंकड़ा CMI का इन्होंने हमारे मुंह पे मारा था। अब कैसे बात होती है कि अगर जब बेरोजगार थे नहीं, 10 सेकंड बस, जी बोलिए, 10 सेकंड मत, जब बेरोजगार थे नहीं प्रदेश में तो किनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही जा रही थी? और जब बेरोजगार थे तो 0.1% का आंकड़ा कहां से लाया गया? ये 2 सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमको दे के जाए। जी अभय नारायण जी, लास्ट 10 सेकेंड्स जवाब दे दीजिए। वांगी जी, 2 भाइयों की मौत हुई है। दुखी होने के बजाय कांग्रेस पे दोषारोपण करने वालों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जनता जवाब देगी।
भूपेश बघेल सरकार ने कैसे रोजगार पैदा किया था, तो दोगे आप। ग्रामीण रोजगार में कैसे जवाब सृजन है किया नहीं था, आपके पास, भागना ग्रामीण चाहते हो आप रोजगार यहाँ को से। कैसे बढ़ाया जाता है वो सब आप जानते भागना हैं। चाहते हो। और जिस लूट पाकिस्तान की आप भ्रष्टाचारी दुहाई दे रहे हैं ना, सरकार मोदी जी आपको आपके प्रदेश की जनता पाकिस्तान ने से उखाड़ वही खाने गए फेंकी, थे की बिना प्रोग्राम के गए अबे थे। नारायण जी, इस तरह की प्रधानमंत्री बातें, इस तरह की बातें बाबर के जनाजे करने में का नहीं गए ये थे। प्लेटफॉर्म और ईरान नहीं। बहुत बड़ी समस्या है। बाबर बंसल के न्यूज़ नहीं कब्र देता पे आपको सरकार ये के अनुमति नहीं कि गए आप थे इस तरह की साहब। बातें वो करें। वर्तमान में हमारे बाबर दोनों भाई के कश्मीर में शहीद हुए हैं। कब्र पे मैं मजदूरी की बात कर रही हूँ, आप कहीं और ही जा रहे हैं और शुरुआत से जा रहे हैं डिबेट में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के पलायन लिए। की समस्या केवल विष्णुदेव सरकार बढ़ा रही है। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि आरोप प्रत्यारोप पे कोई भी राजनीतिक दल किसी से पीछे छूटता है, लेकिन सवाल मजदूरों का है तो जवाब तो देना होगा। और अब यह देखना होगा कि इस घटना से हम कितना सबक लेते हैं और क्या हम ऐसे प्रयास करते हैं कि हमारे घर का मजदूर घर में ही चैन की सुख की रोटी खा सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।